हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस करना था, मैं इस लेक्चर में इसको कवर करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बाकी पैरामीटर्स हम डिस्कस कर चुके थे। सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो को स्पेशली सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चैनल में जो नॉइज एडअप हो रही होगी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। हालांकि चैनल में जो नॉइज एडअप हो रही होगी उसको मैंने रीजनरेटिव रिपीटर से रिमूव कर दिया होगा, इसलिए चैनल नॉइज को नहीं बल्कि हमारे ट्रांसमिशन करते टाइम पे जो राउंड ऑफ की वजह से ऊपर नीचे हो गया था, एरर आ गया था, वो क्वांटाइजेशन एरर जो था उस नॉइज के बारे में बात करने वाले हैं। उस नॉइज के पावर और हमारे ओरिजिनल सिग्नल के पावर के रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, मैं अगर ये कंसीडर कर रहा हूं कि मेरा मैसेज सिग्नल जिसको मैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन कर रहा हूं वो मैसेज सिग्नल ऐसा हो AM cos ओमेगा MT, तो मेरी जो पीक टू पीक मींस फुल स्केल रेंज है वोल्टेज की वो नेगेटिव में AM पॉजिटिव में AM करके 2AM हो जाए होगी। फुल स्केल रेंज 2AM ऐसा बन रही होगी। अगर ये फुल स्केल रेंज है तो स्टेप साइज कितनी बन रही होगी? स्टेप साइज बन रही होगी 2AM डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स मींस 2n-1 अगर मैं n बिट क्वांटाइजर यूज में ले रहा हूं तो। चलिए, स्टेप साइज ये बन रही होगी। हम ये समझ चुके थे कि स्टेप साइज जितनी होती थी एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में डिफरेंस उतना ही होता था। एरर जो वैल्यू बनती थी वो नेगेटिव del/2 से लेके पॉजिटिव del/2 तक बनती थी, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। तो जो क्वांटाइजेशन एरर है, क्वांटाइजेशन एरर बोलूं या क्वांटाइजेशन नॉइज बोलूं, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ±del/2 है। लेकिन कभी जीरो भी तो हो सकता है। आपका ये वाला लेवल मान लो 4 है, ये आप 3.75 से लेकर के 4.25 को राउंड ऑफ करके 4 करेंगे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 को 4 कर रहे हैं तो आप बोलोगे जीरो एरर है। कभी ऐसा हो सकता है आप 4.1 को 4 कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्स, एक्चुअल ये होता है अप्रोक्स है, एक्चुअल माइनस अप्रोक्स होता है ना 0.1। कभी ऐसा होता है 3.9 को 4 कर रहे हो, एक्चुअल ये है माइनस अप्रोक्स करेंगे -0.1, नेगेटिव में 0.1 पॉजिटिव में 0.1। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है 4.25 को 4 कर रहे हो, आप बोलोगे +0.25 इतना एरर। कभी ऐसा हो सकता है 3.75 को 4 कर रहे हो तो आप बोलोगे -0.25 एरर। तो एरर की वैल्यू -2.5 से लेके +2.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। कितनी होगी ये कुछ कह नहीं सकते, रैंडम है ये। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक कॉपी करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं। इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन एरर ड्यू टू राउंड ऑफ in the quantizer can be error due to round off in the quantizer will be a random variable which can attain value from -del/2 to +del/2। ये एक रैंडम वेरिएबल होगा जो कि -del/2 से लेके +del/2 तक कुछ भी अटेन कर सकता है। तो -del/2 से लेके अगर ये +del/2 तक की वैल्यूज अटेन कर रहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा होगा? तो ये रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आगे जाके हम रैंडम वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होगा, गॉसियन का मतलब क्या होगा। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस से मैं आपसे पूछता हूं कि 4 इनपुट आएगा, 4 आपका राउंड ऑफ होगा 0 एरर आने का चांस मींस 4 इनपुट को 4 बनाना मतलब इनपुट 4 आने का चांस, और 3.9 इनपुट आने का चांस, 3.9 को आप 4 बना रहे हो मींस 0.1 का नेगेटिव एरर है। कौन से की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो? 3.9 इनपुट आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है या 4 के ज्यादा चांसेस या 4.1 के ज्यादा चांसेस है? सबके बराबर है, सब बराबर ही होंगे ना। आप कुछ नहीं कह सकते कि 4 आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं बट 4.1 आने के बहुत कम चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबके बराबर है। इसलिए आप कह सकते हो एरर की वैल्यू -0.25 से लेके, मतलब जनरल बात करूं तो मैं -del/2 से लेकर के +del/2 तक के बीच में बराबर प्रोबेबिलिटी के साथ एरर आने के चांस है। बराबर प्रोबेबिलिटी के साथ एरर आने के चांस है मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा इसका। किसका? जो नॉइज है उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो लिख लीजिएगा मैंने बोल दिया था -del/2 to +del/2, ठीक ना। दिस रैंडम वेरिएबल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड from -del/2 to +del/2।
आगे जाके हम रैंडम वेरिएबल्स में समझेंगे, ठीक है। अभी यहां पर मैं बता देता हूं, कभी भी कोई भी रैंडम वेरिएबल कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स कंसिडर करके चल रहा हूं मैं, एफ एक्स ना करके एफ क्यू कंसिडर कर ले रहा हूं, क्वांटाइजेशन एरर को क्यू बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्यू की वैल्यूज की बात करूंगा, तो एफ क्यू जो होता है, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, उसके फंक्शन का टोटल एरिया अंडर द कर्व, आप ऐसे बोलते होंगे, याद आ रहा होगा, उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के टोटल एरिया अंडर द कर्व माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 होता है हमेशा। यहाँ पे आप बात करो माइनस डेल बाय 2 से डेल बाय 2 तक जो एरिया बनेगा वो 1 होगा, इसलिए इसकी हाइट कितनी होगी ये समझना चाहें तो आप कह सकते हो एरिया का मतलब होगा विड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू विड्थ। विड्थ तो क्लियर होगी, डेल बाय 2 तो टोटल डेल होगी इक्वल टू 1, सो हाइट विल बी इक्वल टू 1 बाय डेल, हाइट विल बी इक्वल टू 1 बाय डेल। 1 बाय डेल की हाइट के साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा और डेल कितना होगा वो हम समझ ही चुके थे। अब इस केस में इसका पावर, नॉइज की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझ में आ गया। इस नॉइज की पावर की बात करते हैं, किसी रैंडम वेरिएबल में उस रैंडम वेरिएबल के पावर की बात करें अगर, तो देखिए ऐसे होता है, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो आपको पता होगा, शायद आ रहा होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सपेक्टेशन एक्स है, एक्सपेक्टेशन एक्स मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बोलूं या डीसी वैल्यू बोलूं, किसी सिग्नल की एक ही बात होती है ना, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म होगा ये डीसी पावर टर्म को शो करता है। जो भी एक्स है अगर रैंडम वेरिएबल, वो कोई सिग्नल हो, वो सिग्नल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मींस ये रैंडम वेरिएबल है, तो उसका जो डीसी, उस सिग्नल का डीसी कंटेंट पावर जो होता है दैट इज एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर। उसका जो वेरिएंस होता है वो होता है एसी पावर। आप ऐसे समझ सकते हो क्या, टोटल पावर में से डीसी वाले पावर को हटा देंगे तो एसी पावर बना रहेगा, तो ये होता है टोटल पावर। तो आपको अगर किसी सिग्नल का टोटल पावर फाइंड करना है, जबकि वो सिग्नल एक रैंडम वेरिएबल हो, जैसे क्वांटाइजेशन नॉइज एक सिग्नल है, नॉइज सिग्नल जो कि रैंडम वेरिएबल है, अगर उसका टोटल पावर फाइंड करना है, हमें नॉइज पावर फाइंड करना है, तो हमें इस रैंडम वेरिएबल का, मैं इस क्वांटाइजेशन एरर को क्यू बोल रहा हूं मैं, इस क्यू स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना होगा। और एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है अगर हमें, तो ये ऐसे डिफाइन होता है, एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, इस एफ क्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डी क्यू। आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आ रही हो अभी चीजें, जब हम रैंडम वेरिएबल पढ़ लेंगे तो इस लेक्चर को वापस से एक बार रिवाइज करिएगा। अभी बस एक बार अगर नहीं भी समझ में आ रही हो तो देखते चलिए, रिजल्ट जो है उसको यूज में लेना होगा हमें, तो वो रिजल्ट को देख लेना, फिर जब हम रैंडम वेरिएबल पढ़े तो इस वाले लेक्चर को वापस से एक बार जरूर रिवाइंड करिएगा, ठीक है। और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए क्यू स्क्वायर को मैं एक बार आउट करता हूं, सॉरी एफ क्यू की वैल्यू जो है, एफ क्यू की जो वैल्यू वो फिक्स है, कितनी थी 1 बाय डेल, इसको मैं आउट कर दे रहा हूं 1 बाय डेल। अब क्यू स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा क्यू क्यूब बाय 3, क्यू क्यूब बाय 3, और एक्चुअल में हमारी जो लिमिट है वो माइनस डेल बाय 2 से लेकर प्लस डेल बाय 2 तक रह गई है। हमारे क्यू की वैल्यू तो ये लिमिट ये थी ना, आप अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय डेल तो है डेल क्यूब बाय 2 का पावर 3 मीन्स 8, डेल क्यूब बाय 8 माइनस ऑफ डेल क्यूब बाय 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 डेल क्यूब बाय 8, या डेल क्यूब बाय 4 भी कह सकते हो, और 3 के साथ 12 आ गया। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो डेल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। ये भी एक पैरामीटर हो गया, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर जो होती है दैट इज डेल स्क्वायर बाय 12। डेल क्या होती है, स्टेप साइज। स्टेप साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैं इसके केस में बात करता हूं, मैं अगर ये मेरा मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल तक था, साइनोसॉइडल नहीं होता तो यहाँ पर फुल स्केल जो भी बनता है वो हम पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट मुझे फाइंड करनी है सिग्नल टू नॉइज पावर, तो इस केस में सिग्नल का पावर कितना होगा, नॉइज पावर की बात नहीं कर रहा मैं क्वांटाइजेशन के स्टेप साइज की बात नहीं कर रहा, सिग्नल की पावर बात कर रहा हूं। सिग्नल पावर तो आप एम स्क्वायर बाय 12 बोलेंगे ना, एम स्क्वायर बाय 2 सॉरी। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं हम, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं, सिग्नल पावर कितना हो गया, एम स्क्वायर बाय 2,
am स्क्वायर बाय 2 बाय नॉइज पावर कितना है, डेल स्क्वायर बाय 12। इसको सॉल्व करें अगर थोड़ा सा, am स्क्वायर बाय 2 इंटू 12 बाय डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। मैं अगर मैसेज ये कंसीडर कर रहा हूं तभी तो मैंने मैसेज की सिग्नल पावर am स्क्वायर बाय 2 की, और फिर उस केस में डेल जो होगा वो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो am, ये डेल का वैल्यू क्या बन रहा है, 2am का स्क्वायर। 2am स्क्वायर मीन्स 4am स्क्वायर बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे अगर तो ये बन गया 6, ये हो गया 2/3 am स्क्वायर m स्क्वायर कैंसिल आउट। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 को अप्रोक्सीमेटली 2 रेज़ टू पावर n का स्क्वायर करके 2 रेज़ टू पावर 2n या 4 रेज़ टू पावर n ऐसा कह सकते हैं। 4 रेज़ टू पावर n ऐसा कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मैंने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 को 2 रेज़ टू पावर n कह दिया अप्रोक्सीमेटली। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, n अगर बहुत लार्ज होगा तो 2 रेज़ टू पावर n बोलूं या 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 बोलूं, ज्यादा कुछ फर्क होगा नहीं, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसा कह दिया है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहने से थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए इस फॉर्म में कह देंगे। चलिए, ये SNR का एक्सप्रेशन फाइनल जो बनकर क्या है, SNR एक बार वापस से देख लेना, ये 3/2 होगा, सॉरी 2/3 नहीं 3/2। ये बन क्या रहा है 3/2 4 टू पावर n। अगर इस पर ध्यान दें तो आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो n पर डिपेंड कर रहा है। n जितना लार्ज होगा, n जितना ज्यादा लार्ज होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होना अच्छा होता है या कम होना अच्छा होता है? तो आप बोलोगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होने का मतलब होता है सिग्नल तो ज्यादा हो जाए, नॉइज कम हो जाए, तभी तो रेशियो ज्यादा होगा। तो ये अच्छा होगा, बेटर। आप कहोगे बेस्ट से बेस्ट तब होगा जब आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा से ज्यादा रखें, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए आपको n ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। n ज्यादा से ज्यादा रखने से, लेकिन n ज्यादा से ज्यादा रखने का मतलब होगा हर एक सैंपल के लिए नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है। हर एक सैंपल के लिए नंबर ऑफ बिट्स अगर ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है तो एक बिट को जो ड्यूरेशन मिल रहा होगा वो कम हो जाएगा। एक बिट को जो ड्यूरेशन मिल रहा होगा वो कम अगर हो जाएगा तो इसका हमने समझा था, इसका स्पेक्ट्रम ऐसे बनता था -1/TB to 1/TB, जिससे हमने बैंडविड्थ भी समझी थी। याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में हमने बैंडविड्थ समझी थी। बैंडविड्थ ऐसा बन के आई थी 1/TB मींस RB, और RB या बैंडविड्थ जो था वो NFS था ओवरऑल। अगर समझो, मैं N से डायरेक्ट ही आपको याद दिला दूं तो NFS था। अगर मिनिमम बैंडविड्थ भी करेंगे तो NFS/2 है। मैं अब N पर फोकस होकर बात करने वाला हूं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो को बढ़ाने के लिए अगर मैंने N को बढ़ाया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, मुझे बिट रेट या समझो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी तो फिर मुझे जो ट्रांसमिशन करना चाहिए उसके लिए बैंड अलॉट करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूं तो मुझे बैंड अलॉट करना पड़ेगा, वो बैंड ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। बैंड रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा होगा उतना खराब है, इसलिए हम N को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। हम यहां पर समझ गए N को बढ़ाने से सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ने वाला है, लेकिन जितने कम से काम चल सकता है उतने कम से काम चलाएंगे हम। मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितने में हम टोलरेट कर पाए उतना ही रखेंगे। बहुत ज्यादा बढ़ाया तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, आपसे अगर कोई पूछे कि n इंक्रीज होने से सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना बढ़ जाता है, हर एक n इंक्रीज होने से 4 की पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। जैसे मैं कहूं कि n मान लो 3 है पहले, तो 4 की पावर 3 होता, अब n 3 से 1 बढ़ करके 4 हो गया, तो 4 की पावर 3 बजाय 4 की पावर 4 हो गया, मिल 4 गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो विद इंक्रीज इन ए सिंगल बिट, एक बिट बढ़ने पर, विद इंक्रीज इन ए सिंगल बिट इन द PCM ट्रांसमिशन, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीपल होकर के आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होती होगी बात। ये बात क्लियर होती होगी। अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है इसको अगर डीबी में कैलकुलेट करें, डेसिबल वैल्यूज की फॉर्म में कैलकुलेट करें, तो डीबी में ये सिग्नल पावर और नॉइज पावर का रेशियो, पावर का रेशियो, इसलिए 20 लॉग या 10 लॉग, पावर है तो 10 लॉग, 10 log 3/2 ऑफ 4 टू पावर n। यहां पे 10 log ऑफ 3/2 मीन्स ये हो जाएगा log 3/2 अलग कर दूं मैं बिट 10 के साथ, और -10 log 4 की पावर n कर रहा हूं मैं। n को आगे ले आता हूं, n को आगे ले आता हूं, 2 की पावर 2 से 2n आगे ले आता हूं फिर मैं, और log 2 कर देता हूं। यहां पे 10 और ये होकर 20n हो गया, 20n। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, प्लस था सॉरी 0.3010 होती है। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 6.02 हो जाएगा, 6.02n। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, मुझे याद आ रही है 1.76 ऐसा कुछ होती है,
1.76 या 1.8 ऐसा कुछ होती है, अप्रोक्सीमेटली याद आ रहा है मेरे को, आप भी देख लेना। तो आप ये कह सकते हो ये 16 प्लस 1.8 अप्रोक्सीमेटली जो SN आ रहा है वो 1.8 प्लस 6N, N जितना भी होगा अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं, इतना dB है। तो आप कह सकते हो ये तो फिक्स ही रहने वाला है कितने भी नंबर ऑफ N हो। आप ऐसा कह सकते हो विद इंक्रीज इन सिंगल बिट, एक बिट बढ़ने पर 6 का एडिशन हो जाएगा। मान लो N4 है तो अभी तो ये 24 हो रहा है, N5 हुआ तो 30 आएगा, मतलब 6 बढ़ा ना, 6 dB इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप समझ भी सकते हो कि जब dB में दुगुना होता है तो हम बोलते हैं 3 dB इंक्रीमेंट, जब 4 गुना हो रहा होगा तो 3 dB प्लस 3 dB 6 dB इंक्रीमेंट। तो आप कह सकते हो विद ए सिंगल बिट इंक्रीमेंट इन द PCM ट्रांसमिशन सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय 4। दूसरे फॉर्म में कह सकते हो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय 6 dB, 6 dB इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर होती है बातें? अच्छा, एक चीज और यहां से मुझे याद आ रही है, मैं पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस करा था तो ये बोला था सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी कम रखते हैं उतना अच्छा होता है। अब उसको मैं रिलेट करके यहां पे बताया तो वहां डिस्कस करना भूल गया था। बैंडविड्थ याद आ रही है, NFS होती है, मिनिमम बात करें तो NFS/2 होती है, और रेंज कोसाइन स्पेक्ट्रम से हो रहा होगा ट्रांसमिशन तो 1 प्लस अल्फा मल्टीपल में और होती है। FS पर फोकस कीजिएगा, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पर। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 FM के इक्वल तो मिनिमम रखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा रखेंगे अगर हम तो आप समझ सकते हो क्या FS बढ़ने के साथ बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, इसलिए कम से कम रखेंगे। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम से कम रखेंगे, लेकिन 2 FM से कम रखने पर फिर ओवरलैपिंग हो जाती है कंपोनेंट्स की, अलाइजिंग हो जाती है, इसलिए 2 FM से कम नहीं रखेंगे। इसलिए कम से कम रखने का मतलब हम 2 FM रखेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेशली कुछ और बोलता है कि नाइक्वेस्ट जो 2 FM फ्रीक्वेंसी होती है, नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी या नाइक्वेस्ट रेट बोल सकते हो आप, अगर बोलता है नाइक्वेस्ट रेट के इक्वल नहीं बल्कि नाइक्वेस्ट रेट से ज्यादा इतनी रखनी है, 50% हायर रखनी है, नाइक्वेस्ट रेट की डबल रखनी है, ट्रिपल रखनी है, फिर आप क्वेश्चन के साथ फ्लो करके उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल आप अगर बात करें तो कम से कम रखेंगे, इसलिए अगर क्वेश्चन में कभी ना दिया जाए तो आप नाइक्वेस्ट रेट के इक्वल ही रहेंगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मींस 2 FM के इक्वल रखेंगे। बात मेरी समझ में आती होगी? यहां से रिजल्ट ये निकल कर क्या आया, कुछ रिजल्ट निकल कर क्या है, पहली चीज तो नॉइज पावर डेल स्क्वायर बाय 12 होती है, डेल स्क्वायर बाय 12 होती है। जनरल बात कर रहे हैं तो ये समझ के आता है। हाँ, डेल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैसेज ये है तो डेल की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट किया हमने, मैसेज सिग्नल की पावर ये सब्स्टिट्यूट की, रिजल्ट आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना ये कैलकुलेशंस हमने तब किए हैं जब हम मैसेज को ये कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चंस में आगे मैसेज कुछ और दे दिया तो प्रोसेस को यूज में लेंगे, रिजल्ट को नहीं यूज में लेंगे, प्रोसेस को यूज में लेंगे। ये रिजल्ट किसके लिए आया? इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारा अगर मैसेज सिग्नल साइनोसोडल सिग्नल है तो हमने जो नॉइज पावर में डेल था उसको कैलकुलेट किया, 2m ये था 2m/2 और सिग्नल पावर m²/2 कैलकुलेट की, उनको सब्स्टिट्यूट किया तो यार है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अगर मैसेज कुछ और दे दिया तो हम कैलकुलेट करेंगे अलग से, डेल की वैल्यू क्या बनेगी सिग्नल की पावर कितनी बनेगी उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। बट डेल की वैल्यू जो भी बनेगी डेल²/12 नॉइज पावर होता है, ये हम माइंड में रखेंगे। क्लियर है बात? ये फाइनल जो रिजल्ट आए हैं अब ये माइंड में रहने चाहिए आपके। तो अगले लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स आगे के डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेस बनने वाली हैं। अच्छे से समझ करके करना है, ट्राई करना है, पहले क्वेश्चन को देख के आप खुद से करें, फिर उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।